बहुत अरसा पहले की बात है। दूर किसी गांव में एक हकीम रहता था जिसका नाम हैदर था। हैदर की दवाएं न सिर्फ अपने गांव बल्कि आसपास के शहरों में भी मशहूर थीं। हैदर अपनी बीवी लैला के साथ एक सादा मकान में रहता था। हैदर के वालिदैन उसके बचपन में ही गुजर गए थे। हैदर की शादी चंद साल पहले हुई थी, लेकिन अभी उनके यहां कोई औलाद नहीं थी। हैदर की बीवी लैला बहुत खूबसूरत, अक्लमंद और नेक औरत थी। वो दवाएं बनाने में अपने शौहर की मदद करती थी। उनके मुआलिज खाने में दिन रात मरीजों का रश लगा रहता था। हैदर अपनी दवाओं की ज्यादा कीमत नहीं लेता था। हैदर और लैला की जिंदगी खुशहाल गुजर रही थी। गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो लैला पर गलत नजर रखते थे। इनमें एक शख्स था बद्र, जो गांव का सबसे बाअसर जमींदार था। बद्र लैला को हासिल करना चाहता था और इसके लिए कोई भी हद पार करने को तैयार था। इस काम के लिए बद्र ने हैदर से दोस्ती करने का इरादा किया। वो अक्सर मुआलिज खाने में आता और हैदर से बातें करता रहता, लेकिन उसकी नजर लैला पर होती। बद्र ने आहिस्ता आहिस्ता हैदर का भरोसा जीत लिया। वो हैदर को अपने खेतों की पैदावार में से कुछ हिस्सा हदिया करता और हैदर भी उसे बदले में मुफ्त दवाइयां देता। लैला को बद्र की नजरें अच्छी तरह समझ आती थीं, मगर हैदर की वजह से वो उसे कुछ कह नहीं पाती थी। एक बार जब लैला ने हैदर से बद्र के बारे में अपनी फिक्र का इजहार किया, तो हैदर ने हंसते हुए कहा, लैला, तुम्हें हर एक में ऐब नजर आता है। बद्र मेरा दोस्त है, वो हमारा बुरा नहीं चाहेगा। इधर बद्र ने एक मंसूबा बनाया। वो जानता था कि हैदर के पास एक कदीम तिब्बी किताब है। इस किताब में ऐसी जड़ी बूटियों और दवाओं का जिक्र था जो लाइलाज बीमारियों को ठीक कर सकती थी। ये किताब हैदर के खानदान की मीरास थी और इसके बारे में सिर्फ हैदर और लैला को ही पता था। मगर जब बद्र हैदर का दोस्त बन गया तो उसने इस किताब के बारे में उसे भी बताया। बद्र ने सोचा कि अगर वो इस किताब को हासिल कर ले तो वो न सिर्फ दौलत कमा सकता है बल्कि हैदर को भी अपने काबू में कर सकता है। एक दिन हैदर कोई दवा बना रहा था कि अचानक इस दवा का दुहवां उसकी आंखों में चला गया और उसे अपनी आंखों में कमजोरी महसूस होने लगी। उसने लैला से कहा, मेरी आंखों में बहुत तकलीफ है। लैला ने फिक्रमंद होकर कहा, आप फिक्र न करें, हम किसी अच्छे तबीब को दिखाएंगे। हैदर ने कई तबीबों को दिखाया, मगर उसकी आंखों की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही थी। एक तबीब ने बताया कि ये एक नायाब बीमारी है जिसका इलाज यहां से पास के शहर के हिकमत खाने में मुमकिन है। हैदर ने सफर की तैयारी बांध ली। फिर वो बद्र के पास गया और उससे कहा, मैं और लैला फलां गांव जा रहे हैं मेरे इलाज के लिए। मेरे पास तिब्बी जाबिता है जो मेरे खानदान की मीरास है। मैं इसे तुम्हारे पास रखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि यह किताब मेरे घर में गैर महफूज रहे। बद्र ने कहा, हैदर, तुम बेफिक्र रहो, मैं इस किताब को संभाल कर रखूंगा। जब तुम्हें जरूरत होगी मैं इसे वापस कर दूंगा। लैला को बद्र पर भरोसा नहीं था, मगर हैदर को बद्र पर इतना यकीन था कि वो कुछ कह नहीं पाती थी। अगले दिन हैदर और लैला सफर के लिए रवाना हो गए। दूसरे शहर पहुंचकर हैदर ने बड़े बड़े तबीबों से इलाज करवाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी आंखों की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई और एक दिन वो मुकम्मल तौर पर अंधा हो गया। लैला रोते रोते अपने शौहर को घर वापस ले आई। अब हैदर मुआलिज खाना नहीं चला सकता था। आहिस्ता आहिस्ता उनका जमा क्या हुआ माल भी इलाज में खर्च हो गया। अब उनके हालात खराब होने लगे। लैला ने अपने जेवर बेच दिए ताकि घर का खर्च चल सके। एक दिन हैदर ने लैला से कहा, मैंने बद्र को तिब्बी जाबिता दी थी, तुम उसके पास जाओ
और वो किताब मांग लाओ। अगर हम इस किताब को बेच दें तो हमारे बुरे दिन कट जाएंगे। लैला ने हिम्मत जमा की और बद्र की हवेली में पहुंच गई। लैला को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने हंसते हुए कहा, अरे लैला, आज मेरे घर में कैसे आना हुआ? लैला ने कहा, आपने जो तिब्बी जाबिता अपने पास महफूज रखी थी, मेहरबानी करके उसे वापस कर दें। बद्र के चेहरे का रंग बदल गया। उसने हंसते हुए कहा, लैला, ये क्या मजाक है? हैदर ने मुझे कोई किताब नहीं दी, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें न सिर्फ वो किताब बल्कि इससे 10 गुना ज्यादा दौलत दे सकता हूं। बस आज रात तुम यहीं ठहर जाओ। लैला ने गुस्से में कहा, बद्र, अपनी हद में रहो। मैं अपने शौहर की वफादार बीवी हूं। तुम मेरे शौहर के दोस्त हो, फिर भी तुम मेरे लिए गंदी सूच रखते हो। बद्र बोला, लैला, तुम्हारा शौहर अब अंधा हो चुका है, वो तुम्हें क्या दे सकता है? मेरी बात मानो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। लैला दुखी होकर रोते रोते घर लौट आई। उसने हैदर को सारी बात बताई। हैदर गुस्से और दुख से भर गया। उसने कहा, लैला, मैंने उस पर इतना भरोसा किया और उसने हमें धोखा दिया। तुम कल शहर के वजीर के पास जाओ और उनसे इंसाफ मांगो। अगले दिन लैला वजीर के पास गई। वजीर, जिसका नाम रहीम था, वो एक लालची शख्स था। लैला ने उसे सारी बात बताई। वजीर ने कहा, लैला, तुम्हारी बात ठीक है, मगर बद्र एक ताकतवर शख्स है। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें वो किताब दिलवा दूंगा। बस तुम मेरे साथ कुछ वक्त गुजार लो। लैला बोली, वजीर साहब, आप शहर के मुहाफिज हैं, आपके मुंह से ऐसी बातें ज़ैब नहीं देते। मेहरबानी करके आप मेरी मदद करें। वजीर साहब ने कहा, लैला, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं बद्र के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। लैला रोते हुए घर लौट आई। उसने हैदर को सारी बात बताई। हैदर ने कहा, लैला, अब तुम कोतवाल के पास जाओ, वो जरूर हमारी मदद करेगा। अगले दिन लैला कोतवाल के पास गई। कोतवाल ने लैला को देखते ही उस पर गलत नजर डाली। उसने कहा, लैला, तुम्हारा शौहर अब अंधा है, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें सारी आसाइशें दूंगा। लैला का सब्र टूटने लगा। वो कोतवाल के घर से बाहर आ गई। रास्ते में उसे गांव का मशहूर सौदागर मिल गया। सौदागर ने लैला को रोते हुए देखा तो पूछा, खूबसूरत, तुम क्यों रो रही हो? लैला ने उसे सारी बात बता दी, मगर सौदागर ने भी उसका फायदा उठाने की कोशिश की। लैला किसी तरह घर पहुंची और रोने लगी। रोते रोते उसने हैदर को सारी बात बताई। हैदर काफी परेशान हो गया। फिर कुछ सोचकर लैला ने आंसू पूंछे और मजबूत लहजे में कहा, ये सब मुझे लज्जत की चीज समझते हैं, मगर मैं इन्हें दिखाऊंगी कि एक औरत की ताकत इसकी खूबसूरती में नहीं, इसकी अक्ल और हिम्मत में होती है। लैला की एक भरोसा मंद सहेली थी जिसका नाम फातिमा था। लैला ने फातिमा को अपने घर में बुलाया और अपना मंसूबा बताया। उसने कहा, हमें 3 बड़े संदूक चाहिए। फातिमा ने बढ़ई से 3 बड़े संदूक बनवाए जो इतने बड़े थे कि एक आदमी इनमें आसानी से छुप सकता था। लैला ने इस कमरे को सजाया ताकि वो पुरकशिश लगे। अगले दिन लैला खूब तैयार हुई और सबसे पहले वजीर के पास गई। वजीर लैला को देखकर मसहूर हो गया। उसने कहा, लैला, आज तुम यहां कैसे? लैला मुस्कुराते हुए बोली, वजीर साहब, मेरा शौहर अब अंधा है, वो मुझे क्या दे सकता है? मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ कुछ वक्त गुजारूं। वजीर की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, लैला, तुमने ठीक फैसला किया। लैला ने कहा, वजीर साहब, आज रात आप मेरे घर आइए, हम वहां रात गुजारेंगे। वजीर ने जोश से हामी भर दी। लैला वहां से निकलकर कोतवाल के पास गई। कोतवाल बोला, लैला, आज तुम मेरे घर में कैसे? लैला बोली, कोतवाल साहब, मेरा शौहर अब किसी काम का नहीं है, मैं आपके साथ रहना चाहती हूं, मेरे घर में कोई नहीं है, आज रात आप मेरे घर आइए, हम वहां रात गुजारेंगे। इसके बाद लैला सौदागर के पास गई
और सुदागर से भी लैला ने वही बातें की। सुदागर ने भी हामी भरते हुए कहा, लैला, मैं जरूर आऊंगा। आखिर में लैला बद्र की हवेली में पहुंची। बद्र भी रात में लैला के घर आने के लिए तैयार हो गया। लैला घर लौट आई। उसने फातिमा को सारी बात तफसील से समझा दी। रात होने पर लैला ने खुद को खूब सजाया। सबसे पहले वजीर आया। लैला ने उसका इस्तकबाल किया और कहा, वजीर साहब, आज रात हम खूब बातें करेंगे। वजीर बोला, रात छोड़ो, फौरन ही मेरे पास आओ। तभी फातिमा ने पर्दे के पीछे से आवाज दी, मालकन, कोतवाल साहब आ गए हैं। वजीर का चेहरा जर्द पड़ गया। उसने कहा, कोतवाल उस वक्त यहां क्या कर रहा है? लैला बोली, वो हैदर का हाल अहवाल पूछने आए होंगे। वजीर घबराते हुए बोला, लैला, अगर उसने मुझे यहां देख लिया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे कहीं छुपा दो। लैला उसे संदूक वाले कमरे में ले गई और कहा, आप इस संदूक में छुप जाइए, मैं कोतवाल को भेजकर आपको निकाल लूंगी। वजीर जल्दी से संदूक में छुप गया। लैला ने संदूक पर ताला लगा दिया और चाबी फातिमा को दे दी। थोड़ी देर बाद कोतवाल आया। लैला ने उसका इस्तकबाल किया और कहा, कोतवाल साहब, आज रात की हमारी मुलाकात यादगार रहेगी। कोतवाल हंसते हुए बोला, ऐ लैला, तुमने ठीक फैसला किया है, अब मेरे पास आओ। तभी फातिमा ने फिर से आवाज दी, मालकन, सुदागर आए हैं। कोतवाल घबरा गया। उसने कहा, सुदागर वो यहां क्या कर रहा है? लैला बोली, वो हैदर के दोस्त हैं, शायद उनका हाल अहवाल जानने आए होंगे। कोतवाल ने कहा, नहीं लैला, अगर उसने मुझे देख लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे कहीं छुपा दो। लैला ने उसे दूसरे संदूक में छुपा दिया और ताला लगा दिया। इसके बाद शहर का सुदागर आया। लैला ने उसका इस्तकबाल किया और कहा, आज रात हम खूब बातें करेंगे। सुदागर बोला, लैला, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मेरे पास आओ। तभी फातिमा ने फिर से आवाज दी, मालकन, बद्र साहब आए हैं। सुदागर का चेहरा जर्द पड़ गया। उसने कहा, बद्र वो यहां क्या कर रहा है? अगर उसने मुझे देख लिया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, मुझे कहीं छुपा दो। लैला ने उसे तीसरे संदूक में छुपा दिया और ताला लगा दिया। आखिर में बद्र आया। लैला ने उसका इस्तकबाल किया और उसे संदूकों वाले कमरे में ले गई और बोली, आपने जो तिब्बी जाबिता लिया था वो मेरे शौहर की मीरास है, क्या आप इसे वापस करेंगे? बद्र ने कहा, लैला, मैंने तुम्हें पाने के लिए बहुत मेहनत की, मैंने हैदर का भरोसा जीता, उसकी किताब भी हासिल कर ली और अब तुम भी मेरे सामने हो। लैला मुस्कुराते हुए बोली, बद्र खां, तो आप मानते हैं कि आपने तिब्बी जाबिता चोरी किया है? बद्र बोला, हां लैला, मैंने वो किताब चोरी रखी हुई है। लैला ने कहा, बद्र, अगर आप इसे वापस कर दें तो मैं आपके साथ रहने को तैयार हूं। बद्र ने कहा, ठीक है, मैं वो किताब वापस कर दूंगा, मगर पहले तुम मेरे पास आओ। जैसे ही वो लैला की तरफ बढ़ा, लैला ने उसे धक्का दिया और दोनों औरतों ने मिलकर बद्र को बांध दिया और लैला घोड़े पर सवार होकर बादशाह के दरबार की तरफ दौड़ पड़ी। वहां के बादशाह एक इंसाफ पसंद और अक्लमंद बादशाह थे। लैला जब दरबार में पहुंची तो रात का वक्त होने की वजह से चंद सिपाही और दरबारी मौजूद थे। लैला रोते हुए कहने लगी, बादशाह, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मेहरबानी करके मेरा इंसाफ करें। बादशाह ने पूछा, बेटी, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? लैला ने शुरू से सारी कहानी सुना दी। उसने कहा, बादशाह ने सिपाहियों को फौरन तीनों संदूक लाने का हुक्म दिया। सिपाही फातिमा की मदद से संदूक दरबार में लाए और साथ में बद्र को भी पकड़ लाए। लैला ने कहा, बादशाह, इन संदूकों में सच छुपा है। मैं बद्र से पूछती हूं कि क्या उसने तिब्बी जाबिता चोरी किया था? बद्र बोला, बादशाह, इन संदूकों से पूछिए कि क्या बद्र ने मेरे शौहर की मीरास चोरी रखी हुई है। उसने कहा,
बादशाह, अगर ये संदूक नहीं बोलेंगे तो मैं उनमें आग लगा दूंगी। संदूकों के अंदर छुपे वजीर कोतवाल और सौदागर सब घबरा गए। अंदर से एक साथ 3 आवाजें गूंजे, हां बादशाह, बादशाह, ये संदूक नहीं, उनके अंदर छुपे लोग बोल रहे हैं। बादशाह ने सिपाहियों को संदूक खोलने का हुक्म दिया। जैसे ही संदूक खुले, वजीर कोतवाल और सौदागर बाहर निकले। उनके चेहरे पर डर और शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। बादशाह ने सख्त लहजे में पूछा, यह क्या माजरा है? तुम लोग संदूकों में क्यों छुपे थे? लैला ने सारी बात तफसील से बताई। उसने कहा, बादशाह, बद्र ने न सिर्फ मेरे शौहर की मीरास चोरी छुपा कर रखी हुई है, बल्कि इन चारों ने मुझे गलत नजरों से देखा और मेरे इज्जत पर हमला भी करना चाहा। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्होंने बद्र से पूछा, क्या यह सच है? बद्र ने घबराते हुए कहा, बादशाह, यह सब गलत फहमी है। मगर वजीर कोतवाल और सौदागर ने डर के मारे सब सच उगल दिया। उन्होंने कहा, बादशाह, हम लैला के घर गए थे और हमने बद्र को इकरार करते हुए सुना है कि उसने तिब्बी जाबिता चोरी छुपा कर रखा हुआ है। बादशाह ने बद्र को कैद खाने में डालने का हुक्म दिया। उन्होंने उस पर 10,000 सोने के सिक्कों का जुर्माना लगाया और उसे तिब्बी जाबिता वापस करने का हुक्म दिया। बादशाह ने 10,000 सोने के सिक्के और वो किताब लैला को दे दिए। बादशाह ने लैला की अक्ल और हिम्मत की तारीफ की। उन्होंने कहा, लैला, तुमने न सिर्फ अपने खानदान की इज्जत को बचाया, बल्कि तबीब पूर को बिदानवान लोगों से निजात दिलाई। उसके बाद बादशाह ने ऐलान किया, आज से अगर किसी ने लैला या किसी और औरत को गलत नजरों से देखा तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। लैला को इज्जत के साथ एक बिघी में बैठाकर उसके घर तक पहुंचाया गया। जब वो घर पहुंची तो हैदर ने और कहा, लैला, मुझे तुम पर फख्र है। लैला ने तिब्बी जाब्ता और 10,000 सोने के सिक्के हैदर को दिए। हैदर अपनी मीरास वापस पाकर बहुत खुश हुआ। अब उनके पास इतना माल आ चुका था कि वो दुनिया के किसी हिस्से से भी महंगा इलाज करवा सकते थे। हैदर और लैला एक दफा फिर से सफर पर रवाना हुए और 50 कोस दूर का सफर करके इस शहर में पहुंचे जहां पर हर तरफ हकीमों का राज था। हैदर ने एक हकीम से अपनी आंखों का इलाज करवाना शुरू किया। चंद दिन लगे और हैदर की आंखों की रोशनी वो वापस आ गई। तो हैदर और लैला दोनों सफर करके वापस अपने गांव में इन दोनों ने फिर से मुआलिज खाना को दोबारा शुरू किया। बेशक इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है। अगर दोस्तों कहानी कैसी लगी और इससे दुनिया के कौन से हिस्से से देख रहे हैं, मुझे लाजिमी बताएं। शुक्रिया।